12 जून 2025 अहमदाबाद, इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट यात्रियों से भरा था। परिवार, बिजनेस प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स सभी लंदन के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट 171 में सवार हो रहे थे। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जो अपनी सेफ्टी के लिए मशहूर है, उड़ान भरने के लिए तैयार था। पैसेंजर्स बैठ गए, क्रू ने चेक्स किए और इंजन चालू हो गए। 13:39 पर फ्लाइट को टेक ऑफ के लिए क्लियर कर दिया गया। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक बड़ा हादसा हो गया। एयरक्राफ्ट ने पावर और ऊंचाई खो दी, उसकी चढ़ाई रुक गई। देखते ही देखते जेट का रास्ता अजीब हो गया, जिसे देखकर लोग डर गए। सिर्फ 30 सेकंड में ड्रीमलाइनर मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक में जा गिरा। टक्कर से एक जबरदस्त धमाका हुआ और आग लग गई, जिससे पूरा इलाका जल गया। 240 से ज्यादा लोग मारे गए, जिससे यह एक दशक से ज्यादा समय में सबसे भयानक एविएशन डिजास्टर बन गया। शहर सदमे में था, दुनिया शोक में डूबी हुई थी। एक रोजमर्रा का सफर एक बड़ी तबाही में बदल गया, जिसने अहमदाबाद और एविएशन हिस्ट्री पर एक निशान छोड़ दिया। जो सोचा भी नहीं था वह हो गया था। फ्लाइट 171 का क्रैश ड्रीमलाइनर के बेदाग सेफ्टी रिकॉर्ड को तोड़ गया। एक दशक से ज्यादा समय तक बोइंग 787 ने लाखों लोगों को सुरक्षित उड़ाया था। अब तक यह ड्रीमलाइनर के लिए पहली जानलेवा दुर्घटना और पूरा नुकसान था। एविएशन की दुनिया हैरान थी। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी बुरी तरह कैसे फेल हो सकती है। इस त्रासदी में बोर्ड पर 242 लोगों की जान चली गई, जिसमें केवल एक ही बचा था, और जमीन पर 19 और। फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स ने तबाही और अराजकता का सामना किया। मलबे के बीच बचे हुए लोगों की तलाश की। यह नुकसान बहुत पर्सनल था। परिवार तबाह हो गए, भविष्य खो गए, एक कम्युनिटी शोक में डूब गई। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नेतृत्व में ग्लोबल एक्सपर्ट्स के सपोर्ट से एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। दुनिया को जवाब चाहिए थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने मलबे और ब्लैक बॉक्स की छानबीन की, कारण का पता लगाने के लिए दृढ़ थे। ड्रीमलाइनर के अजेय होने का दौर खत्म हो गया था। सच्चाई की तलाश शुरू हो चुकी थी। फ्लाइट डेक पर टेक ऑफ से पहले के चेक रूटीन थे। ड्रीमलाइनर रजिस्ट्रेशन VTAIB लंदन के लिए तैयार था। इंजीनियरों ने पावर पकड़ी, एयरक्राफ्ट ने स्पीड पकड़ी और स्मूथली ऊपर उठा। कुछ सेकंड के लिए सब नॉर्मल था। टेक ऑफ के 14 सेकंड बाद डिजास्टर हो गया। प्लेन 625 फीट तक ही पहुंच पाया था कि उसका ऊपर उठना बंद हो गया। इंजन की पावर कम हो गई। कॉकपिट में वार्निंग्स बजने लगी। राम एयर टरबाइन डिप्लॉय हो गई, जो एक बड़ी खराबी का संकेत था। एयरक्राफ्ट तेजी से नीचे आने लगा। पायलट कंट्रोल के लिए जूझ रहे थे। बिना टाइम या ऑप्शन के ड्रीमलाइनर मेघानी नगर में गिर गया। टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद बोर्ड पर लगभग सभी जानें चली गई। फ्लाइट का फेट आधे मिनट में तय हो गया था। टक्कर बहुत भयानक थी। ड्रीमलाइनर, जो ईंधन से भरा था, बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जा टकराया। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और आग का गोला उठा, जो मीलों दूर तक दिखाई दे रहा था। बिल्डिंग ढह गई, आग मलबे और कचरे में फैल गई। काला धुआं उठ रहा था, जो त्रासदी की जगह बता रहा था। वहां के लोग और छात्र कैओस में पड़ गए। घबराहट, चीखें, टूटे हुए कांच। इमरजेंसी टीमें एक भयानक मंजर पर पहुंची। जल रहा मलबा, ढही हुई इमारतें, डेस्परेट बचे हुए लोग। दमकल कर्मी आग बुझा रहे थे। मेडिक्स घायलों का इलाज कर रहे थे। हॉस्टल में 19 जानें चली गईं और कम से कम 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। शहर की इमरजेंसी सेवाएं अपनी सीमा तक खींच गई थीं। मानवीय नुकसान तुरंत और डेवास्टेटिंग था। इस दुर्घटना ने अहमदाबाद के कम्युनिटी के दिल को चीर दिया। इस आपदा का असर सालों तक महसूस किया जाएगा। मलबे के बीच एक चमत्कार हुआ। रेस्क्यू वर्कर्स को एक कमजोर आवाज सुनाई दी। एक सर्वाइवर, विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A में बैठे एक ब्रिटिश नेशनल, जिंदा पाए गए। सभी मुश्किलों के बावजूद वह इंपैक्ट और आग से बच गए। इमरजेंसी क्रूज ने उन्हें सावधानी से निकाला और हॉस्पिटल ट्रांसपोर्टेड। उनका बचना निराशा के बीच एक उम्मीद की किरण थी। अपने हॉस्पिटल बेड से विश्वास ने पावर लॉस की भयानक घटना बताई, केओस और क्रैश के बारे में बताया। उन्होंने अपनी सीट से निकलने की स्ट्रगल को डिस्क्राइब किया, जैसे जैसे आग और धुआं पास आ रहा था। उनका अकाउंट इस डिजास्टर को समझने के लिए बहुत जरूरी हो गया। विश्वास अकेले सर्वाइवर थे, फ्लाइट 171 के अंदर से अकेली वॉइस। उनकी कहानी ने आखिरी पालों की एक झलक दी, दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयरलाइनर की। इस ट्रेजेडी में
एक अकेली आवाज बची रही। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर आसमान में एक क्रांति थी, हवाई यात्रा के भविष्य के बारे में एक बड़ा बयान। इसके डेवलपमेंट ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग और मटेरियल्स साइंस की लिमिट्स को और फायरे बढ़ा दिया था। इसकी आधी से ज्यादा मेन बॉडी एडवांस्ड कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर से बनी थी, जिससे ड्रीमलाइनर बहुत स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ काफी हल्का भी था। इसने पैसेंजर एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल दिया, जिससे कम केबिन एल्टीट्यूड और ज्यादा ह्यूमिडिटी लेवल्स पॉसिबल हो पाए। इसकी खिड़कियां किसी भी कमर्शियल एयरलाइनर में सबसे बड़ी थीं, जो पैसेंजर्स को शानदार नजारे दिखाती थीं। ड्रीमलाइनर को नए लॉन्ग हॉल रूट्स को अनलॉक करने की कुंजी माना जाता था। यह हर तरह से वह प्लेन था जो आने वाले कई डिकेड्स तक कमर्शियल एविएशन को डिफाइन करेगा। यह ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हवाई यात्रा के सपने को रिप्रेजेंट करता था। साल 2011 में शुरू होने के बाद बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ने विश्वसनीयता, एफिशिएंसी और पैसेंजर कंफर्ट के लिए अपनी पहचान बनाई। यह इंटरनेशनल ट्रैवल का एक वर्कहॉर्स बन गया, जिसने लाखों लोगों को समुद्रों के पार ट्रांसपोर्टेड। एक दशक से ज्यादा समय तक इसका ऑपरेशनल हिस्ट्री शानदार रहा। इसने लाखों फ्लाइट घंटे पूरे किए। इसका बेदाग सेफ्टी रिकॉर्ड एक बहुत ही मशहूर खासियत बन गया। शुरुआत में बैटरी इश्यूज की वजह से 2013 में इसे कुछ समय के लिए ग्राउंड कर दिया गया था। इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के साथ इसे ठीक किया गया और यह एयरक्राफ्ट बेहतर सेफ्टी के साथ वापस आया। यह भरोसा एक दशक की ऐसी सर्विस पर टिका था जिसमें कोई जानलेवा हादसा नहीं हुआ था। अहमदाबाद का क्रैश एक अपवाद था। एयर इंडिया फ्लाइट 171 का क्रैश इस एयरक्राफ्ट के इतिहास में पहला जानलेवा हादसा था। इसने उस एयरक्राफ्ट के बारे में सवाल खड़े कर दिए जो विश्वसनीयता और सेफ्टी का प्रतीक रहा था। क्रैश से पूरे अहमदाबाद में सदमे की लहर दौड़ गई। एक पल में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की रेपुटेशन टूट गई। यह एयरक्राफ्ट का पहला फेटल एक्सीडेंट था। बोइंग के लिए यह क्रैश एक कॉर्पोरेट नाइटमेयर था। 787 का खोना, जो उनका टेक्नोलॉजिकल फ्लैगशिप था, एक बहुत बड़ा झटका था। कंपनी के शेयर की कीमत गिर गई क्योंकि अनिश्चितता बढ़ गई थी। इस घटना ने ट्रैवल करने वाले लोगों में भी विश्वास का संकट पैदा कर दिया। आखिर में इस क्रैश ने एक कड़वी याद दिला दी कि एविएशन में कोई भी एयरक्राफ्ट अचूक नहीं है। एयर इंडिया फ्लाइट 171 के क्रैश ने दुखद रूप से उस धारणा को गलत साबित कर दिया। यह एक कड़ा सबक था कि परफेक्ट सेफ्टी की तलाश एक ऐसी जर्नी है जिसका कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। इतने बड़े हादसे के बाद बचे हुए लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल था। टक्कर इतनी जबरदस्त हुई थी कि सब कुछ तबाह हो गया था। आग इतनी तेज थी कि किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। फिर भी मलबे के बीच एक ऐसी बात हुई जिस पर यकीन करना मुश्किल था। पुलिस वालों की एक टीम को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, एक इंसान की आवाज। आवाज का पीछा करते हुए उन्हें एक आदमी मिला जो अपनी एयरप्लेन सीट से बंधा हुआ था। उसकी पहचान विश्वास कुमार रमेश के रूप में हुई, जो सीट 11A में था। 242 लोगों में से सिर्फ वही जिंदा मिला था। हो सकता है कि टक्कर के बाद उसके फ्यूजलेज का हिस्सा सही सलामत रहा हो। सीट 11A में बैठे आदमी की कहानी जिंदगी के बने रहने का एक सिंबल बन गई। अपने अस्पताल के बेड से विश्वास कुमार रमेश ने फ्लाइट के अंतिम भयानक पालों को जोड़ना शुरू किया। उनका बयान, जो उस दुर्व्यवहारग्रस्त विमान के अंदर से एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाही थी, जांचकर्ताओं के लिए बहुत कीमती साबित हुआ। उन्होंने यात्रा की साधारण शुरुआत का वर्णन किया। कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था, लेकिन फिर अचानक भयानक झटका लगा। उन्होंने इंजन की आवाज में बदलाव बताया, जिसके तुरंत बाद ऊंचाई में तेजी से और डरावनी कमी आई। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि कैसे केबिन में अफरा तफरी मच गई। उन्हें अपनी खिड़की से दिख रहा डरावनिया नजारा याद आया, जैसे जमीन भयानक तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। टक्कर शुद्ध संवेदी अधिभार, सेंसरी ओवरलोड का एक क्षण था। फिर एक अजीब अचानक सन्नाटा छा गया, जिसे केवल तेजी से फैलती आग की चटक और दहाड़ ने तोड़ा। लेकिन फिर बचने की आदिम प्रवृत्ति हावी हो गई। उसने अपनी आंखें खोली और उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी जिंदा है। वह खुद को आजाद करने और आग के सबसे तेज हिस्से से दूर रेंगने में कामयाब रहा। वह अकेला था जिसने इसे पार किया। वह मलबे से निकली अकेली आवाज था। विश्वास कुमार रमेश के लिए
एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के क्रैश में बच जाना बस शुरुआत थी। जहां उनके फिजिकल घाव समय के साथ भरने लगेंगे, वहीं ट्रॉमा के साइकोलॉजिकल निशान बने रहेंगे। वह अकेले सर्वाइवर होने का भारी बोझ ढो रहे थे, एक ऐसी अनोखी और अकेली स्थिति जिसमें गिल्ट, ग्रेटिट्यूड और गहरा दुख का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स होता है। फ्लाइट नंबर का हर जिक्र उन लोगों की दर्दनाक याद दिलाएगा जो उनकी तरह किस्मत वाले नहीं थे। उनकी गवाही ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जरूरी थी, जिससे ब्लैक बॉक्सेस से निकाले गए डेटा की पुष्टि हुई। विश्वास एक ऐसे पब्लिक फिगर बन गए जो ऐसा बनना नहीं चाहते थे। उनकी कहानी ग्लोबल फैसिनेशन का सोर्स बन गई। यादों का बोझ बहुत भारी होता है। विश्वास कुमार रमेश के लिए उनका बचना जिंदगी में दूसरा मौका था, जो हमेशा 12 जून 2025 की याद से जुड़ा रहेगा। उनकी कहानी एयर इंडिया की फ्लाइट 171 की दुखद गाथा का एक पावरफुल चैप्टर है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का मुश्किल काम शुरू हुआ। क्रैश साइट पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। इंडिया के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने सच्चाई का पता लगाना शुरू किया। इन्वेस्टिगेटर्स ने मलबे की छानबीन की, यह जानते हुए कि छोटा सा कंपोनेंट भी सच्चाई की चाबी हो सकता है। सबसे जरूरी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स थे। टीम्स ने एयरक्राफ्ट के रास्ते को फिर से बनाने के लिए मलबे के क्षेत्र का मैप तैयार किया। AIB की मदद के लिए एक्सपर्ट्स की एक इंटरनेशनल टीम आई। डिप्लॉय किए गए रैम एयर टरबाइन ने प्राइमरी इलेक्ट्रिकल या इंजन पावर के लॉस की पुष्टि की। यह एक जरूरी सुराग था। सुरागों से पता चला कि यह कई फेलियर्स का एक मुश्किल सिलसिला था। ब्लैक बॉक्स की तलाश पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। इन रिकॉर्डर्स में फ्लाइट 171 के आखिरी पलों के डिजिटल घोस्ट्स थे। कई दिनों की तलाश के बाद दोनों रिकॉर्डर्स मिल गए। 26 जून को भारतीय विमानन मंत्रालय ने इस सफलता की घोषणा की। CVR और FDR को दिल्ली में AIB की प्रयोगशाला में ले जाया गया, जहां डेटा निकालने का काम शुरू हुआ। तकनीकी विशेषज्ञों ने उनके मेमोरी मॉड्यूल्स तक पहुंचने के लिए रिकॉर्डर्स को अलग किया। अगले दिन CVR और FDR दोनों से डेटा सफलतापूर्वक डाउनलोड कर लिया गया। फ्लाइट 171 के डिजिटल घोस्ट्स अब बोलने के लिए तैयार थे। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने चौंकाने वाली जानकारी दी, एक डरावनी छोटी उड़ान जो सिर्फ 14 सेकंड तक ऊपर उड़ी। FDR ने दोनों इंजनों से बिजली का पूरी तरह से चले जाना और लगभग पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल खराबी दिखाई। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने त्रासदी का मानवीय पहलू दिखाया, जिसमें पायलटों की घबराई हुई, जल्दबाजी वाली आवाजें रिकॉर्ड थीं। एयर इंडिया फ्लाइट 171 के क्रैश की जांच सिर्फ भारत का काम नहीं होने वाली थी। मॉडर्न एविएशन के ग्लोबल नेचर को देखते हुए एक ग्लोबल रिस्पॉन्स की जरूरत थी। एयरक्राफ्ट बोइंग द्वारा अमेरिकन मेड था। इसके इंजन अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के थे और यह इंडिया में क्रैश हुआ था, जिसमें कई देशों के पैसेंजर थे, जिनमें एक ब्रिटिश सर्वाइवर भी था। शुरुआत से ही इंडिया के AIB ने एक इंटरनेशनल कोएलिशन बनाया ताकि सबसे अच्छी और निष्पक्ष जांच हो सके। यह गठबंधन सिर्फ प्रोटोकॉल का मामला नहीं था, यह एक जरूरत थी, क्योंकि 787 क्रैश की ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी और इसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत कॉम्प्लेक्स थी। US नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड या NTSB ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एयरक्राफ्ट के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टिगेटिव बॉडी के तौर पर NTSB ने तुरंत अहमदाबाद एक गो टीम भेजी। इस टीम में एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स के एक्सपर्ट्स थे, पावर प्लांट्स के और फ्लाइट रिकॉर्डर्स के। वे अपने साथ बड़ी एयरलाइन दुर्घटनाओं की जांच का दशकों का एक्सपीरियंस और बोइंग एयरक्राफ्ट की पूरी जानकारी लाए थे। उनका रोल एक मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि के तौर पर काम करना था, AIB को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना और यह एश्योर करना था कि एयरक्राफ्ट के डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी फाइंडिंग सही से समझी जाए और US अथॉरिटीज और बोइंग को बताई जाए। यूनाइटेड किंगडम की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच AIB ने भी 4 इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम भेजी। उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इकलौता सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश और बोर्ड पर कई दूसरे पैसेंजर ब्रिटिश नेशनैलिटी के थे। UK टीम ने अपनी एक्सपर्टाइज दी और ब्रिटिश पीड़ितों और उनके परिवार वालों के लिए एक लाइजन के तौर पर काम किया, यह एश्योर करते हुए कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस के बारे में इन्फॉर्म किया जाए।
मैन मैन्युफैक्चरर्स, बोइंग और जी एरोस्पेस के टेक्निकल एडवाइजर्स भी टीम के इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। उन्होंने 787 के एयरफ्रेम और GX इंजनियों के बारे में प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन और डीप टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड की, जो डेटा को इंटरप्रेट करने और पोटेंशियल फेलियर मोड्स को समझने के लिए बहुत जरूरी था। ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एक और रीजन से बहुत वाइटल था, गलत इंफॉर्मेशन के तूफान से लड़ने के लिए जो पहले से ही पैदा हो रहा था। क्रैश के बाद के दिनों में ऑनऑफिशियल इंफॉर्मेशन की कमी के चलते फेक रिपोर्ट्स और AI जनरेटेड स्पेक्यूलेशन तेजी से ऑनलाइन फैलने लगे। ये गलत कहानियां, जिनमें से कुछ में काल्पनिक इलेक्ट्रिकल वल्नरेबिलिटीज की बात थी, पब्लिक को गुमराह करने और ऑनऑफिशियल जांच की क्रेडिबिलिटी को कम करने की धमकी दे रही थी। एक यूनाइटेड इंटरनेशनल फ्रंट पेश करके इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज अथॉरिटी और मेथोडिकल प्रोग्रेस की इमेज प्रोजेक्ट कर सकती थी। उनकी कंबाइंड एक्सपर्टाइज त्रासदी का असली कारण ढूंढने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी उम्मीद थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि एयर इंडिया 171 से सीखे गए सबक सभी के लिए आसमान को सेफ बनाएंगे। किसी भी ट्रेजेडी के बाद अक्सर एक डिजिटल डिजास्टर आता है, गलत जानकारी। एयर इंडिया फ्लाइट 171 के क्रैश के बाद एक खतरनाक इंफॉर्मेशन वैक्यूम बन गया। इस खालीपन को अटकलों और झूठी खबरों ने भर दिया, जो सोशल मीडिया पर एक डिजिटल जंगल की आग की तरह फैल गई। एक डॉक्यूमेंट जो खुद को प्रीलिमिनरी एक्सीडेंट रिपोर्ट बता रहा था, बहुत तेजी से फैलने लगा। यह रिपोर्ट पूरी तरह से मनगढ़ंत थी और लगभग पक्का है कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया था। यह इन्वेस्टिगेटर्स और जर्नलिस्ट्स के लिए एक नई चुनौती थी। यह इस बात का एक साफ उदाहरण था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी ट्रेजेडी का फायदा उठाने के लिए कैसे किया जा सकता है। इन मनगढ़ंत रिपोर्ट्स का तेजी से फैलना 21वीं सदी में इंफॉर्मेशन वैक्यूम के अंदरूनी खतरों को दिखाता है। इन्वेस्टिगेशन बॉडीज से भरोसेमंद ऑनऑफिशियल जानकारी न होने पर इंसान का स्वभाव खालीपन को पसंद नहीं करता और उसे भरने के लिए दौड़ पड़ता है। लोग निश्चितता चाहते हैं, खासकर एयर इंडिया 171 के क्रैश जैसी चौंकाने वाली और समझ से बाहर की घटना के सामने। यह चाहत उन्हें आसान एक्सप्लेनेशंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के लिए कमजोर बनाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से मौजूद पक्षपात या डर को कंफर्म करते हैं। AI जनरेटेड रिपोर्ट्स इतनी सफल इसलिए थीं क्योंकि उन्होंने एक साफ, भले ही फिक्शनल एक्सप्लेनेशन दिया, जब ऑनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन केवल एक मेथडिकल ऑनगोइंग प्रोसेस दे सकती थी जिसका कोई तुरंत नतीजा नहीं था। इस फेनोमेनन को अक्सर आउटरेज बेट कहा जाता है, ऐसा कंटेंट जिसे जानबूझकर मजबूत इमोशनल रिएक्शंस को भड़काने के लिए डिजाइन किया गया हो। मैन्युफैक्चरर द्वारा कवर अप या एक झांत अनएड्रेस्ड खराबी का सुझाव देने वाली फेक रिपोर्ट्स इसके परफेक्ट एग्जाम्पल थीं। उन्होंने गुस्सा और अविश्वास पैदा किया, जिससे क्लिक्स, शेयर्स और कमेंट्स जनरेट हुए, जिन्होंने उनकी पहुंच को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने वाले एल्गोरिदम अक्सर ऐसे हाई एंगेजमेंट कंटेंट को प्रायोरिटी देते हैं, जिसका मतलब है कि सबसे सनसनीखेज और इमोशनली चार्ज जानकारी, चाहे वह सच हो या झूठ, अक्सर सबसे ज्यादा दिखाई देती है। सच्चाई, जो अक्सर कॉम्प्लेक्स, बारीक और धीरे धीरे सामने आती है, इस तेज और इमोशनली ड्रिवन इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम में मुकाबला नहीं कर सकती। इस मिस इन्फॉर्मेशन के गंभीर नतीजे होते हैं। पीड़ितों के परिवारों के लिए यह पहले से ही असहनीय समय में दर्द और कंफ्यूजन की एक और लेयर बनाता है। उन पर झूठी उम्मीद, झूठे एलिगेशंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बौछार होती है, जो ऑनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में उनके भरोसे को कम कर सकती है, जो उन्हें सही जवाब देने के लिए काम कर रही है। एविएशन इंडस्ट्री के लिए यह मैन्युफैक्चरर्स और एयरलाइंस को बिना किसी वजह के रेपुटेशन का नुकसान पहुंचा सकता है, जो केवल फिक्शन पर आधारित होता है। यह हवाई यात्रा की सुरक्षा में लोगों के भरोसे को भी कम करता है, जिससे लाखों पैसेंजर्स के बीच अनावश्यक डर और चिंता पैदा होती है, जो हर दिन इस सिस्टम पर निर्भर करते हैं। आखिर में अहमदाबाद क्रैश के बाद मिस इन्फॉर्मेशन का जो तूफान आया, वह दुनिया भर के अधिकारियों और मीडिया के लिए एक अहम सबक साबित हुआ। इसने किसी क्राइसिस के दौरान साफ, कंसिस्टेंट और समय पर कम्युनिकेशन की तुरंत जरूरत को दिखाया, भले ही अभी पक्के जवाब उपलब्ध न हो। बस ये बताना कि क्या पता है, क्या नहीं पता है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों की होपों को मैनेज करने और उन्हें फेक न्यूज के प्रभाव से बचाने में मदद कर सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ लड़ाई
अब किसी भी बड़ी आपदा के बाद के मैनेजमेंट का एक अलग न किया जा सकने वाला हिस्सा है। यह उस युग में सच्चाई की अखंडता की रक्षा के लिए एक लड़ाई है, जहां झूठ को भयानक आसानी से बनाया और फैलाया जा सकता है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट 178 का क्रैश अहमदाबाद और ग्लोबल एविएशन कम्युनिटी पर एक दाग छोड़ गया। यह एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसने 260 लोगों की जान ले ली और पीछे छोड़ गया सिर्फ दुख। इस डिजास्टर ने बोइंग 780 ड्रीमलाइनर के परफेक्ट सेफ्टी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इकलौते सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश उम्मीद की किरण बन गए। दुनिया ने एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन देखी। उन्होंने ब्लैक बॉक्स से फ्लाइट के आखिरी 30 सेकंड्स को जोड़ा। उनकी यह कोशिश पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए एक गंभीर ड्यूटी थी। एआई जनरेटेड फेक रिपोर्ट्स के तेजी से फैलने से इंफॉर्मेशन वैक्यूम के खतरे सामने आए। आखिरकार एयर इंडिया फ्लाइट 178 की लेगेसी दुख, रेजिलियंस और प्रोग्रेस का एक ताना बाना है। यह सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स में जिंदा है, जो आने वाली जनरेशन के लिए आसमान को और सेफ बनाती है।